ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल। आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 19वीं कड़ी। धारावाहिक की इस विशेष कड़ी में प्रस्तुत है डॉक्टर नकुल पाराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी से बातचीत कर रहे हैं मुबीन अहमद खान। नमस्कार श्रोता मित्रों, विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की एक नई कड़ी के साथ मैं हूं मुबीन अहमद और आज इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। और चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर नकुल पाराशर जी जो कि निदेशक है विज्ञान प्रसार के, और साथ साथ हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी जी जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है विज्ञान प्रसार में। नमस्कार। तो आपका भी स्वागत है। और जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लगातार कार्यक्रम करते आ रहे हैं जी, और जो विज्ञान धारावाहिक जो ये श्रृंखला चल रही है जी, आने वाला कल जी, और इसमें हमारे जितने भी श्रोता हैं जी, वो भाग भी ले रहे हैं क्योंकि हम सवाल करते हैं, वो जवाब भेजते हैं हमारे जी, पास। जी, और आज की ये जो विशेष कड़ी है, जी, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कि जो हमारे विजेता हैं जी, जिन्होंने सवाल के जवाब दिए, जी, लेकिन हमने अभी तक 18 कड़ियां हम अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर चुके हैं। जी। तो बीरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो हमारे श्रोता हैं वो कितनी कड़ी तक हमने उनके जो जवाब हैं उनको लिया है। हाँ मुबीन साहब, इसमें ऐसा था कि हमने जैसा आपने कहा 18 तक हमारी प्रसारित हो चुकी हैं, लेकिन जो सवाल, क्योंकि जो पत्र हमको थोड़ा लेट मिलता है, तो हमने 13 कड़ियों तक जो हमारे विजेता हैं उनको आज के कार्यक्रम में उनके नाम जो हैं हम बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और हमने कहा था कि जो हमारे जो कहें कि जो श्रोता हैं वो केवल सवाल ही ना भेजें जी, जवाब ही ना भेजें, जो सवाल हम पूछते हैं। इसमें इस कार्यक्रम की खासियत ये रही है शुरू से कि श्रोताओं के कुछ सवाल भी हमारे पास ऐसे आते हैं। हर बार ये बताते हैं अपने श्रोताओं को, हर कड़ी में बताते हैं कि अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं और हमें लगता है कि ये सवाल और ज़्यादा इस सवाल को बढ़ाया जाए, इसका जवाब ढूंढा जाए, तो उसको हमें शामिल करना चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि वो सवाल आ रहे हैं, ऐसे कुछ सवाल कुछ आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जवाब देने से मुश्किल जो कार्य होता है वो सवाल को गढ़ना होता है। तो अगर ये कार्यक्रम सुन के उनके जहन में हमारे श्रोताओं के कोई ऐसी बात आती है जो कि पूछी जा सकती है, क्योंकि हर जो हमारा ये विशेष जो कड़ी होती है इसमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है हमारे साथ होते हैं, एक या दो। तो वो लोग ऐसे हैं कि जो आज का जो एआई का जो क्षेत्र है उसमें जो नई खोज या जो कहें कि जानकारियां बढ़ रही हैं उनके विषय में वो हमसे चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर त्यागी साहब, इस बार हमारे जो विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर नकुल पाराशर जी हैं जी, एआई पे हम सब कुछ सवाल करेंगे आपसे और बातचीत भी करेंगे जी। तो हम जब अपने जो श्रोता हैं जिन्होंने हमें जवाब दिए हैं हम उनके नाम बताएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले हम एआई के विषय में कुछ मेरी भी जिज्ञासा है। जी जी, बिल्कुल। तो मैं उसको थोड़ा सा शांत करना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा जी। तो जब हम कहते हैं कि आजकल जो गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स हैं, बच्चे मोबाइल पे खेल रहे हैं जी जी, तो उसमें एआई का क्या योगदान रहेगा? देखिए अभी है कि किस तरह से एआई उसमें शामिल है? जी देखिए, हम लोगों ने जब पहले अपने ज़माने में वीडियो गेम्स, आप चाहे वो 80 में थे, चाहे 90 के दशक में थे या उसके बाद के दशक में थे, उसमें और आज के जो वीडियो गेम्स हैं, जो गेमिंग है, उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। पहली बात तो ये कि पहले होता ये था कि आप अगर कंसोल के ऊपर खड़े हैं तो आप अकेले खेल रहे हैं और आपके पास कोई जॉयस्टिक्स होती थी जिसके अंदर बहुत कम कंप्यूटर कोडेड होता था, वो अधिकतर मैकेनिकल होता था। धीरे धीरे वो मशीन से थोड़ा कंप्यूटर्स का योगदान शुरू हुआ। उसके अंदर जो ग्राफिक्स थे वो हम देखते थे बड़े डिस्क्रीट होते थे। डिस्क्रीट माने कि जैसे एक कोई एक्शन हुआ उसके बाद दूसरा एक्शन आया तो झटके से आया, तो उसके अंदर एक कंटिन्यूटी नहीं होती थी। पर जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे ग्राफिक्स उसके अंदर और उनके अंदर सुधार आता गया, इम्प्रूवमेंट आता गया, तो हम सब ने ये देखा कि उसके अंदर एक कंटिन्यूटी सी आने लगी, उसके अंदर एक लयबद्धता सी सामने आने लगी, जिससे उसको देखना समझना और आसान हो गया। मिसाल के तौर पे कि आप देखें, हमारे यहाँ जो पहले कार्टून बनते थे और जो वॉल्ट डिज्नी के कार्टून होते थे उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। एक मूवमेंट को भी देखें तब भी उससे पता चलता, जरक के साथ मूवमेंट होते थे, और फिर उसमें वो थोड़ी देर के बाद आपको वो
थकावट देने लायक लगता था, और उसमें मज़ा। जब आप एक कंटिन्यूटी फ्लो में करते हैं तो आप बहुत कुछ करते हैं। तो गेमिंग के यूज़र इंटरफेस में बदलाव आया, गेमिंग के जो पीछे का जो पूरा बैक एंड है उसमें बहुत बदलाव आया। पहले ये होता था, जैसे मैंने आपसे कहा, अकेला आदमी कंसोल पे खेलता था। आज क्या हो गया है कि आप देश के विदेश के किसी भी कोने में बैठे हैं जी, तो आप 4-5 लोग बैठ के आराम से ऐसे खेल सकते हैं जैसे कि हम आप आमने सामने जी हाँ। बैठे, आमने सामने बैठे अब तो खेल। बहुत चर्चित गेम भी रहा जिसको बाद में बैन भी बैन करना भी पड़ा किया था। जी गया जी है, जी। हाँ, तो इस तरह से गेमिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आई, और ये इंटरनेट की वजह से भी संभव हो सका, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से संभव हो सका। ये जो लगातार तैयारियां और जो हमारे बदलाव और जो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स हुए गेम के अंदर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस की बढ़ती जो नस्ल थी, जो बढ़ती हुई चीज़ें थी, उसके वजह से संभव हो पाया। डॉक्टर पराशर जी, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि कुछ बच्चे जिनसे मैंने इंटरेक्शन किया, जी जिन्होंने एआई लिया है, जी वो कहते हैं कि हमें कॉलेज की तरफ से कहा जा रहा है कि आप गेम्स खेलिए, जी गेमिंग में जाइए। जी। तो ये इसका क्या असर है, मतलब ये क्यों कहा जाता है कि आप ये गेम्स खेलिए? त्यागी साहब कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें उसके जो बेस है साइंस, वो तो सर ने बता ही दिया है। क्योंकि ये जो गेमिंग का है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के रूप में ये निकल के आ रहा जी। है। मतलब यू कैन मेक, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं उसमें अगर नए गेम बना सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो एआई आधारित जो गेम्स हैं, ये कैसे खेले जाते हैं, जी। कैसे जो उसमें जो ग्राफिक्स हैं, या जो उसमें एक लॉजिकल गेमिंग का जो एक इनबिल्ट जो मैकेनिज़्म है, जी। वो आप कैसे समझेंगे। पहले आप जब उसको खेलना शुरू करेंगे, उसमें आपका इंटरेस्ट जब डेवलप होगा, तो नेचुरली जैसे और बच्चा एक उसी विषय की चलती पढ़ाई हुई, भी कर रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल। चलती हुई गाड़ी कुछ देर चलाता है, फिर खोल के देखने लगता है। जी। तो ये वही एक साइकी है जो हम अपने छात्रों के लिए कह रहे हैं कि आप खेलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको एक बिल्कुल अपना अनुभव बताता हूँ कि 1987 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का पहली मिनिस्ट्री थी जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। जी। तो उस वक़्त पैकमैन और 2-3 गेम थे जिसको हम कीबोर्ड पे 4 फिंगर से खेला करते थे। तो कुछ लोगों ने उस वक़्त हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे, डॉक्टर वसंत गौरीकर थे, उनको शिकायत कर दिया कि कंप्यूटर आपने क्या लगाए, जी। लोग गेम खेलना लगे। तो उन्होंने कहा था कि गेम खेलने दो, उससे इनको कंप्यूटर पे काम करने की आदत आएगी और उसमें एक इंटरेस्ट आने लगेगा। और वो हुआ। गेम का जो चार्म था वो 1-2 महीने में मतलब कम हो गया, लेकिन कंप्यूटर पे काम करना जो है सब लोगों को आ गया। तो ये एक, मुझे लगता है कि एक तरीका है जी। कि आपका इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो खोजबीन शुरू होगी। और ये एक मतलब जो एक अगर पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो गेमिंग जो इंडस्ट्री है एआई बेस्ड, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसका पोटेंशियल बहुत है। क्योंकि हमारा युवा वर्ग जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है, हाँ, तो वो खेलता तो है, बिल्कुल। और उसके पीछे की कहानी भी आप उनको पता चली होगी। जी हाँ, और मैं देखता हूँ कि जो हमारे ये छोटे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं साइंस के, जिसमें कंप्यूटर भी होते हैं, तो बच्चे अपने नए गेम्स लेके आते हैं। हालांकि वो उसका लेवल जो कॉर्पोरेट लेवल के एफर्ट पे होता है उतना नहीं होता है, बट ये वो लोग हैं जो उस कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके वंडर कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो गेम खेलें। डॉक्टर पराशर जी, मैंने भी देखा है कि अब वो जो ग्राफिक्स है वैसा लगता है रियल है। जी बच्चे ही बताते हैं जी, कि जी, नहीं, जी। ये चीज़ रियल नहीं है। जी, जी। क्योंकि वो खेलते हैं, उन्हें जी, पता है। जी, जी। और एक आम इंसान जब देखता है उसको लगता है कि पूरा ग्राफिक्स रियल है, मतलब जी। रियल रेस हो रही है, मोटरसाइकिल रेस। जी, जी। अब हमारे श्रोता इंतजार कर रहे होंगे कुछ नाम जाने, हम बता दें उनको, हम टुकड़ों में बताएंगे नाम। तो मैं डॉक्टर त्यागी साहब चलिए, चाहूंगा कि मुझे पहले लगता से है कि 5 एपिसोड के जो हमारे विजेता हैं उनके नाम। अच्छा, ठीक है, तो उसमें से कुछ लोगों के नाम मैं बता देता हूँ। ये उल्लास बराल साहब हैं दिल्ली से, जी। और फिर ये है रक्षा तनवर, इन लोग, हाँ, और फिर है कुमार अभिषेक। ये लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसमें से कुमार अभिषेक ने और रक्षा तनवर ने अपना पोस्टल एड्रेस नहीं दिया है। जी, तो आप जो पहले भी ये बात आपने बताई कि जो अगर आप सवाल का जवाब लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस भी लिखें, बिल्कुल पूरा लिखिए, अपना पूरा पता लिखें। बिल्कुल। और हमारे चौथे जो विनर हैं वो नवेंदु कश्यप हैं, और उसके बाद है गंगाराम साहू, ये छत्तीसगढ़ से हैं। जी। मनिंदर साहू, ये भी छत्तीसगढ़ से हैं। लगता है शायद ये
दो भाई हैं या कुछ आपसी कनेक्शन, जिस तरीके से इनका जो एड्रेस है या जो सरनेम है, ऐसा मुझे लगता है। फिर राजेश कुमार है हमीरपुर से, हिमाचल से। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो भारतवर्ष का मतलब हर जगह से लोग जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब, जैसे कि हिंदी वाले श्रोताओं के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम का प्रसारण 19 भाषाओं में हो रहा है, जिसको कि 121 ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टेशन है केंद्र वहाँ जी। से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 14 जो है वो एफएम स्टेशन भी है। जी। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है पूरा कवर किया जा रहा है। पूरा कवर किया जा रहा है। लगभग 98 मतलब 100 से कुछ ही 2% कम समझ लीजिए। तो जहाँ भी हमारे श्रोता हैं वो किसी न किसी भाषा में इस प्रोग्राम को सुन और रहे अच्छी हैं। तरह से सुन रहे हैं, तभी तो बिल्कुल। जवाब दे पाएंगे, जी, क्योंकि जी। हमारा जवाब भी उसी कार्यक्रम में शामिल होता है। जाहिर सी और उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी जवाब लिख पाएंगे जी क्योंकि रेडियो का प्रसारण है, रिकॉर्ड तो होता नहीं है। जी जब जी तक आप सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए उस जी, चीज़ को। जी, बिल्कुल। और हम श्रोताओं से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि जब प्रसारण हो रहा है उस वक्त बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि सवाल हम उसी कार्यक्रम के अंदर जो जवाब है उसी का सवाल हम करते हैं दोबारा जी से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात। कार्यक्रम को अच्छी तरह सुनिए। जी। अब जैसा कि हमने कुछ नाम बता दिए और इसी तरह से हम नाम बताते रहेंगे। हमारे जो 13 एपिसोड में जो हमारे विनर्स हैं उनका नाम बताएंगे। जी। डॉक्टर पराशर जी, एक सवाल और जी मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि देखिए हम पूरा हमारा देश है भाषाओं का देश है, जी और इसमें जो हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो चीज़ है जी और उसके साथ तो जो स्पीच रिकग्निशन है, जी जी। उसमें एआई किस तरह काम करता देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है, बहुत सारी बोलियों का देश है, और हर 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे भाषा बोली बदलती है। और ऐसे में इतनी बड़ी विविधता के साथ बहुत आवश्यक हो जाता है कि किसी भी तरह से आप अपनी बात को किसी, जैसे मान लीजिए आपको विज्ञान की बात करें, वो लोगों तक पहुंचाना है, तो अगर आप हिंदी और अंग्रेज़ी में सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। उसका सीधा सीधा जो जवाब है वो ये कि मादरी ज़बान में बात को कहा जाए तो वो जल्दी जहन में आती है और जल्दी पुख्ता होती है, समझता है आदमी, और उससे उसका राफ्ता भी बड़ा अच्छे से और तेज़ी से जल्दी से होता है। इसलिए ज़रूरी था इस सब को करने के लिए नेशनल लैंग्वेज मिशन बने। तमाम चीज़ें सरकार ने करी, पर उसके अंदर लोगों की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बड़ा लेबर इंटेंसिव काम है। लिहाजा ये ज़रूरी था कि इसके अंदर ऑटोमेशन लाया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश हो, और वक्त के साथ बदलती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रही तरक्की को इसमें अच्छे से शामिल किया गया, इसके अंदर काम किया गया। इसमें होता ये है कि मशीन को तैयार करने के लिए, समझाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे मशीन को ट्रेन किया जाता है। तो मशीन को ट्रेन आप कैसे करेंगे? मशीन के अंदर एक रिपोजिटरी के अंदर वो तमाम प्रोसेसेस जी की जो आपकी प्रोग्रामिंग है वो की जाती है, और उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी सूरत हालों को उसके अंदर जमा करना पड़ता है, जिससे कि मशीन उसके अंदर कंप्यूट करके वो आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पे ये चीज़ लागू होती है। मिसाल के तौर पे आपने तमिल से तेलुगु या तेलुगु से किसी भी भाषा के अंदर तर्जुमा करने या ट्रांसलेशन करने की कोशिश करी, तो उसके अंदर जब तक आपकी मशीन के पास उसके बैकएंड में एक बड़ी सी लाइब्रेरी नहीं होगी जिसकी मदद से वो ट्रांसलेट करती है, वो नहीं कर पाएगी। और वो लाइब्रेरी की तैयारी कैसे होती है? वो भी आपका जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है और जो डेटा साइंटिस्ट है, दोनों बैठ के रूल्स लिखते हैं, तैयार करते हैं और मशीन को इस लायक बनाते हैं कि आप कोई भी उसको कमांड दें तो वो उसको मुकम्मल कर सके। लिहाजा ये ज़रूरी हो जाता है कि तमाम जितनी भी आपके स्टैटिस्टिकल रूल्स हैं या जितनी भी तमाम बातें हैं, उनको तैयार करते वक्त जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, मान लीजिए कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट है, वो साथ में बैठे, और जो मशीन का जो कोडर है या डेटा साइंटिस्ट है वो उसके साथ बैठ के मिल के तैयार करे। तो इस तरह से तमाम भाषाओं का तर्जुमा, तमाम भाषाओं को किसी भी वक्त आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। नहीं, तो ये जो अलग अलग भाषाएं हैं, तो कोडिंग रूल एक ही रहता है क्या? कोडिंग का रूल एक रहेगा, पर जो उसके जो नियम है, जो आपको रिपोजिटरी अंदर तैयार करनी है, वो अलग अलग होगी। अब आप हर एक भाषा बहुत समृद्ध है, हर एक भाषा की एक अपनी डिक्शनरी है, लिहाजा वो सारी डिक्शनरी उसके अंदर मशीन के अंदर होनी तो चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट इसको कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या एआई पढ़ रहे हैं, वो अपनी अगर भाषा को भी रिच रखें, हाँ, भाषा का भी उनका
कमांड है उस पर पकड़ अच्छी रहे, तो ये दोनों काम कर सकते हैं। हाँ, दोनों काम कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी काम आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं तो उसमें उस विषय का विशेषज्ञ और साथ में डेटा साइंटिस्ट होता है। और जैसा आपने कहा, ये तो सोने में सुहागा होगा अगर वो अपनी लैंग्वेज को जानते हैं, समझते हैं और डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, तो वो खुद ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर तेज़ी से काम कर सकते हैं। रही बात स्पीच रिकॉग्निशन की, उसके लिए भी सारे पैटर्न्स होते हैं, तो पैटर्न रिकॉग्निशन तैयार होता है। मिसाल के तौर पे मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप जैसे बोल रहे हैं, त्यागी जी जैसे बोल रहे हैं, उन सब का मशीन कोड करके आइडेंटिफाई कर लेती है और पता कर लेती है। हम वैसे फ़ोन पे किसी ने हेलो किया तो कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ से तो समझ में आ जाता है, शक्ल भी सामने आ जाती है, पर नाम सामने नहीं आ पाता है। तो ये आप इंतज़ार कीजिए इस बात का कि वो वक्त भी आने वाला है कि फ़ोन किसी ने अगर गुप्त नंबर से भी किया और आवाज़ भी बदली तो भी आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और पकड़ लेंगे। और ये होगा एक मिसाल आने वाले कल की। हालांकि इस तरीके का एक जो एपिसोड है हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है, बट एक इसी से जैसे मुबीन साहब ने कहा कि मेरे जहन में भी एक सवाल आया। आपने बोला कि एक डाटा का एक बहुत बड़ा बैकअप हमें तैयार करना पड़ेगा। मैं देख रहा था कि कुछ कोर्सेज में बिग डेटा साइंस करके वो भी डिसिप्लिन शुरू हुआ है। जी। तो वो क्या है जो हमारे खासकर वो युवा जो कॉलेज में तो डेटा साइंस की बात बहुत होती है, तो वो हालांकि वो क्या है एक नया, मतलब मेरे लिए भी, क्योंकि एक कई बारी कुछ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा और बताएं। ज़रूर। देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे हम ज़िंदगी को और ऑटोमेट करने की कोशिश में लगे, जद्दोजहद में लगे, तो ये समझ में तो आया कि अगर ये जैसा कि हम आम कोडिंग में कहते हैं इफ़ देन एल्स, अगर ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, वही चीज़ें हैं जो हम लिखते हैं। तो इस तरह का ये जो रूल है, जो बेसिक सिद्धांत है, अगर इफ़ देन एल्स, तो ये जितना आप इसको और मजबूत और पुख्ता करेंगे, इसकी तह में जितने नीचे तक जाएंगे, जितनी ग्रैनुलैरिटी इसकी अचीव कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको डेटा बनाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा उसको समृद्ध करना पड़ेगा, ताकि आपका काम बहुत आसानी से मुकम्मल हो सके और कंप्लीट हो सके। और उसमें आपने बहुत अच्छा कहा, कंप्लीट। दो चीज़ें होती हैं, कंप्लीट और करेक्ट। तो जितना कंप्लीट और करेक्ट करना चाहेंगे, उसके लिए आपको उतना ही जितना डूबना पड़ेगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा और उतना काम आपका आसान होगा। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी चीज़ करने के लिए, अब आप देखिए विकिपीडिया हमारे पास है, बहुत कंटेंट है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, उसकी तह में जाते हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6 साइट्स देखते हैं, ढूंढते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी साइटों में बहुत चीज़ें कॉमन मिलेंगी, फिर भी आप देखेंगे कुछ में और भी ज़्यादा है। तो ग्रैनुलैरिटी के लिए ज़रूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है कि आपका कंटेंट बहुत रिच हो और आप तमाम उन सब बातों को कवर करें जिससे कि आप अपना डिज़ायर रिजल्ट कर सकें, तभी वो कंप्लीट भी होगा और जैसा आपने कहा करेक्ट भी होगा। डॉक्टर त्यागी साहब, अब जो हमारे बचे हुए विजेता हैं हम उनका भी नाम बता दें, क्योंकि वो हमारा कार्यक्रम तो सुन रहे हैं, लेकिन इंतजार रहा। बिल्कुल। मैंने जो आखिरी नाम अभी पहले जो कहा था राजेश कुमार जी का था, जो हमीरपुर से थे। उसके बाद हमारे पास हैं विनोद महाजन जी, दिल्ली से हैं, लेकिन इन्होंने भी अपना एड्रेस जो है वो नहीं लिखा है। और ये प्रीति तिवारी बिहार से हैं, और राकेश चंद्रा जोशी, ये तीनों ने जो है वो पूरा अपना पता जो है डाक पता हमें नहीं लिखा है। अगर वो आज हमारी बात सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो तुरंत एक मेल, जैसे उन्होंने जवाब भेजा था वैसे ही अपने नाम के साथ अपना एड्रेस का, कि आपका नाम जो है वो प्रसारित हुआ है और हमारा एड्रेस या हमारा पुरस्कार जो है वो इस पते पर भेजा जाए, वो तुरंत हमें भेज दें, जिससे कि आपको ये, और पते से ये पता चलता है कि वही सज्जन है जिन्होंने लिखा है। बिल्कुल, क्योंकि नाम तो कई एक जैसे होते हैं। जी। बिल्कुल। और एक जो शिवेंदु पॉल जी हैं, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। और इसमें खास बात ये है कि इनका मिताली लिसनर क्लब है, ये एक ग्रुप में जो कार्यक्रम को सुनते हैं, और इन्होंने खासकर जो हमारे लेखक के बारे में लिखा और उस कहानी को सुना, और जो उनको कहा कि वो एक कहानी के जरिए उनको उस AI का जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे थे बहुत अच्छे से समझ में आया। तो मुझे लगता है कि एक शायद ये पत्र ऐसा है जो हमारे प्रयास है
हम ये कह उसको सकते हैं सार्थक कि एक कर रहा है। हाँ सार्थक कर रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। नहीं, और पराशर जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब श्रोता संघ है और बैठ के एक जगह बैठ के, क्योंकि जो हम साइंस की बात करते हैं तो इस पे चर्चा होना ज़रूरी है जी और चर्चा जब होती है तो समझ में आती है जी चीज़ें। जी जी तो ये अच्छा काम कर रहे हैं जी। त्यागी साहब। हम चाहते हैं दोबारा नाम उनका बोला जाए। शिवेंद्र पॉल, जी। और ये है मिताली लिसनर्स क्लब, जी। ये उसके सदस्य हैं। और इसके बाद हमारे जो श्रोता हैं वो सैयद नबी उल्लास, ये नालबारी असम से हैं। जी। और प्रकाश जायसवाल ये सिकंदराबाद से हैं। और सुधा बराल मस्जिद मोड़ दिल्ली से। एंड अतुलित चक्रवर्ती दरभंगा बिहार से हैं। और कुमार अभिषेक, जो मैंने कहा कि इन्होंने भी अपना जो है पता नहीं दिया है हमें। तो ये हमारे, मैं कहूँ लगभग तो सभी हमारे जितने भी विनर्स हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं। जी, जी, और इसी तरह से वो हिस्सा लेते रहें कार्यक्रम में। बिल्कुल। और जवाब जरूर लिखें। बिल्कुल। गलत सही वो तो बाद में पता चलेगा, बिल्कुल। मगर जवाब लिखने से आपकी जो विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जब होगी तभी आप विज्ञान समझेंगे। जी। और जवाब ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप सवाल भी पूछिए। सवाल, हाँ, जो हमने अगर कहा तो- हाँ सवाल अगर आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल किया जाता है और आपके सवाल का जवाब हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा दिया जाता है, तो भी आप जो है हमारे श्रोता, आप पुरस्कार के आपको भी हकदार होंगे। डॉक्टर त्यागी साहब, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। जी पूछिए पूछिए। ये IoT क्या है और इसका क्या मतलब उपयोग कैसे, और AI से कैसे रिलेटेड है ये? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेकिन जी। इस पे जो गूढ़ जो गहन ज्ञान है, अध्ययन है, वो हमारे डॉक्टर पारेशर जी का है, वो बताएंगे। ये एक ऐसा है कि एक तरह की व्यवस्था हम स्थापित कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए, जी। जिसमें जो इंटरनेट से सब वो व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। यानी आप कमांड देंगे तो आपका काम एक जहाँ पे आप बैठे वहीं से हो जाएगा, और उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। तो ये एक कहीं की, मान लीजिए स्मार्ट हाउस की हम बात करते हैं, जिसमें आप जब अपने घर पहुँचने वाले हैं, आप चाहते हैं कि 10 मिनट पहले आपका AC ऑन हो जाए। जी। या जो आपका ओवन में कुछ रखा है वो 5 मिनट पहले गर्म होना शुरू हो जाए। या जब आप घर के बाहर पहुँचे तो वो दरवाज़ा जो है वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर ले, उसमें जो कैमरा लगा है, और वो ऑटोमेटिकली खुल जाए। तो ये एक घर के स्तर पे मैं कहूँ कि स्मार्ट तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, मैनेज एडवांस में, एडवांस में, और जिसमें AI जो है वो मतलब उसका जो है वो बैकबोन है। जी। क्योंकि जो AI का जो तरीका है, जिसमें हम देख रहे हैं स्पीच रिकॉग्निशन आ गया, फेस रिकॉग्निशन आ गया, और आपका जो मैसेज है जो आपने दिया, जो आपने इक्विपमेंट्स जो है उसको जोड़े हैं, वो जो कमांड दिए उनको पढ़ना आ गया। तो एक सवाल इसी के अंदर से निकल रहा है, क्या इंटरनेट की ज़रूरत रहेगी हमेशा? जाहिर सी बात है, इंटरनेट की ज़रूरत होगी। देखिए कि वहाँ पहुँचने के लिए, उन तक बात को कहने के लिए आपको एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा आप त्यागी जी ने बताया, घर पहुंच रहे हैं, घर पहुंचने से पहले आप अपने घर के अंदर रखे उस डिवाइस को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम चालू हो जाओ और ये मेरा काम कर दो। लिहाजा वो अगर इंटरनेट, आपको कोई माध्यम चाहिए, उसके लिए माध्यम जो है वो इंटरनेट है, और डिवाइस जो है वो थिंग है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इससे बना। तो आपने यहाँ से अपने इंटरनेट मोबाइल पे अपने कोई संदेश या कोई इंस्ट्रक्शन दिया, और वो इंस्ट्रक्शन का भलीभांति वहाँ पे पालन हुआ, और वो डिवाइस ने किया। तो इसका जो माध्यम था वो इंटरनेट था, एक नेटवर्क था। और इसको, जैसे त्यागी जी ने कहा, सबका जो बैकबोन है, इसके पीछे जो पूरी संरचना है पूरी प्रोसेस की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैसे किया, उसने उस डिवाइस के अंदर, उस मशीन के अंदर उसको ऐसा प्रोग्राम किया, उसको ऐसा तैयार किया कि कोई भी सिग्नल बाहर से अगर जो आता है इंटरनेट का, उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करके उसको ऑपरेट करके उस तरह से उसको चलाएगा। इस तरह की बहुत सारे तमाम। एक और इसका उदाहरण देता हूँ। अभी मुझे गुजरात के साइंस सिटी में जाने का मौका मिला। वहाँ पे एक रोबोटिक्स गैलरी बनी है जो अभी पब्लिक के लिए खोली गई है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा रोचक जो मुझे वहाँ लगा वो था जो रेस्टोरेंट था। उसमें सारा AI आधारित मशीनें हैं, रॉबोट्स हैं बेसिकली। हालांकि जैसे अभी 2 ही चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, समोसा और आलू के जो चिप्स होते हैं वो। तो वो मशीनें भी इस तरीके से तैयार की गई हैं AI आधारित
कि वो आलू में जो कंटेंट पड़ता है वो जो उसके सामने है वो उठा के समोसा बनाती है, और फिर आप ऑर्डर दीजिए, वो आपकी टेबल पे वो रॉबोट जो है वो लेकर आएगा। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक जीता जागता एग्जाम्पल मुझे लगता है। अगर हमारे मतलब मशीन को हमने दिमाग दे दिया दिमाग दे दिया, ये कहना थोड़ा कमांड दे दिया जो हमारी कमांड को फॉलो कर रहा है जी। हाँ, क्योंकि अगर उसको दिमाग दे दिया तो फिर वो शायद हमें ही कमांड करने लगे क्योंकि ये सवाल भी अक्सर उठता है कि आखिर एआई कहाँ जाके रुकेगी। क्या एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो आदमी जो है वो मशीनों द्वारा कंट्रोल होने लगेगा। जहाँ तक ये बात हुई कि एआई कहाँ तक जाएगी, अब कहते हैं कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जी इसी से आएगा, तो आप इस पे थोड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रहा है जी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और 4.0 में हम सब ने देखा किस तरह से मशीनें स्मार्ट हुई, तमाम चीज़ें आई, पर 5.0 अब इस मुकाम पे पहुंचा है कि वो उसको और तेज़ी से आगे ले जाके उसके अंदर जो कॉग्निटिव पार्ट है उसको लेके आ रहा है, ताकि वो और ज़्यादा स्मार्ट हो सके। ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को की सहूलियात को जिस लेवल तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 पे आए हम, उस सब में हमने ये देखा कि किस तरह से ज़िंदगी आसान हुई, और सब के अंदर अलग अलग उसके अंदर चीज़ों का योगदान रहा। मैकेनिकल ऑटोमेशन का योगदान रहा, उसके अंदर तमाम प्रोसेसेस का ऑटोमेशन हुआ, और मशीनें अब पहले इंसान चलाया करते थे, वो हट के अब मशीनें कंप्यूटर्स चलाते हैं, और अब धीरे धीरे वो रोबो चलाते हैं उनको। तो जब ये सारी प्रोसेस आगे आगे जिस तरह से बढ़ती जाएगी, उसी तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के ये जो श्रेणियां हैं वो बदलती चली जाएंगी। और आज जैसा मैंने आपसे भी कहा कि हम सब इस 4.0 से भी आगे निकल के जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी ब्रांच है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो आँख के झपकने से ज़्यादा रफ्तार से बदल रही है। तो 5.0 कब तक? 5.0 उम्मीद है कि वो कभी भी, इसके दोनों के दरमियान एक बहुत ओवरलैपिंग है, जिसमें ये कह पाना कि ये यहाँ पे 4.0 खत्म। ये जो डेवलप्ड नेशन है जी, और आज हमारी जो एआई की जो हम विज्ञान एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कितना फ़र्क है, कितना फासला है? देखिए, डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस के सबके तीनों के बीच अब धीरे धीरे जो फासला है, बहुत सारे फैकल्टीज़ के अंदर फासला ख़त्म हो चुका है, बहुत जगह ओवरलैपिंग है, और कुछ जगह ही बहुत क्लियर कट डिमार्केशन है। अगर हम उनके जीवन, रहन सहन, पॉवर्टी और इकोनॉमी को देखें, वहाँ एक ज़रूर बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है, पर टेक्नोलॉजी ने ये सारे फ़र्कों को पाट दिया है। और जिसे हम कहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, वो ग्लोबल विलेज की जो बात कहते थे, वो तो अब साफ नज़र आ रहा है, और काफ़ी साफ एआई की वजह से और ज़्यादा होता जा रहा है। और तो डॉक्टर साहब, अब समय पूरा हो रहा है और बड़ा रोचक विषय है जिस पर हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं। जी। और आज के कार्यक्रम में हमने इस कड़ी में अपने विजेताओं के नाम बताए, और इसी तरह हमारे जो श्रोता हैं कार्यक्रम को सुनते रहेंगे, हमारे जरिए पूछे गए सवाल का जवाब देंगे, और अपने मन के भी सवाल हमसे करेंगे। और विज्ञान प्रसार कहता है हमेशा कि अगर आप सवाल करते हैं और सवाल शामिल किया जाता है तो उसका भी पुरस्कार दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो आज लेकिन जब अपना जवाब भेजें तो अपना पूरा पता जरूर भेजें, और वो भी पिन कोड के साथ आप तक पुरस्कार पहुंचा देंगे। जी बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 19वीं कड़ी। धारावाहिक की इस विशेष कड़ी में डॉक्टर नकुल पाराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी से बातचीत कर रहे थे मुबीन अहमद खान। धारावाहिक की अगली कड़ी के साथ हम फिर हाजिर होंगे अगले सप्ताह इसी समय और इसी दिन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।